नमस्कार दोस्तों, आज है 1 अक्टूबर। फ्रेंड्स, स्पेशल करंट अफेयर्स के अंदर आपका स्वागत है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग चर्चा में क्यों है? व्हाई इज द नेशनल मेडिकल कमीशन इन डिस्कशन? तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार देश में चिकित्सा शिक्षा और व्यवसाय के शीर्ष नियामक के तौर पर राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अस्तित्व में आ गया है। According to the notification issued by the Ministry of Health and Family Welfare, the National Medical Commission has come into existence as the top regulator of medical education and business in the country. इस प्रकार देश में चिकित्सा शिक्षा का विनियमन अब राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग द्वारा किया जाएगा, जिसने दशकों पुरानी संस्था भारतीय चिकित्सा परिषद का स्थान लिया है। इसके साथ ही भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम 1956 को निरस्त कर दिया गया है और अब राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम 2019 लागू हो गया है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के तहत 4 बोर्ड्स को भी गठन किया गया है, जो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग को उसके दिन प्रतिदिन के कामकाज में मदद करेंगे। दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स के ENT ईयर नोज थ्रोट विभाग के पूर्व प्रमुख डॉक्टर सुरेश चंद्र शर्मा को 3 वर्ष के लिए आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। विथ होल्डिंग कर से क्या अभिप्राय? व्हाट इज मीन्ड बाय विद होल्डिंग टैक्स? तो यह एक ऐसी राशि है जो नियोक्ता द्वारा कर्मचारी की आय से सीधे काटी जाती है और सरकार को व्यक्तिगत करदाता के हिस्से के रूप में भुगतान की जाती है। इट इज एन अमाउंट विच इज डिडक्टेड बाय द एम्प्लॉयर डायरेक्टली फ्रॉम द एम्प्लॉयज इनकम एंड पेड टू द गवर्नमेंट एज पार्ट ऑफ पर्सनल टैक्स लायबिलिटीज। एक महत्वपूर्ण मामले में स्थायी मध्यस्थता न्यायालय ने निर्णय लिया है कि 2007 सौदे के लिए ब्रिटिश टेलीकॉम पर पूंजीगत लाभ और विद होल्डिंग कर के रूप में जो 22,100 करोड़ रुपए की भारत सरकार की मांग निष्पक्ष और न्याय संगत वैधानिक उपचार की गारंटी का उल्लंघन करती है। द्विपक्षीय निवेश संधि क्या है? व्हाट इज बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी? तो 6 नवंबर 1995 को भारत और नीदरलैंड ने एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र में कंपनियों के निवेश को बढ़ावा देने और कंपनियों को संरक्षण प्रदान करने के लिए द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्ताक्षर किए थे। ऑन नवंबर 6, 1995, इंडिया एंड द नीदरलैंड साइंड द bilateral investment treaty to promote investment and provide protection to companies in each other's jurisdictions। इस संधि के तहत यह तय किया गया कि दोनों देश दूसरे देश के निवेशकों के लिए अनुकूल परिस्थितियों को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने का प्रयास करेंगे। इस संधि के तहत यह तय किया गया कि दोनों देश यह सुनिश्चित करेंगे कि एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र में मौजूद कंपनियों को निष्पक्ष और न्याय संगत वैधानिक उपचार की गारंटी मिलेगी। भारत और नीदरलैंड के बीच द्विपक्षीय निवेश संधि 22 सितंबर 2016 को समाप्त हो गई है। सोलर मिनिमम क्या है? व्हाट इज सोलर मिनिमम? तो जब न्यूनतम सौर कलंक सक्रियता की अवधि दीर्घ काल तक रहती है तो इसे माउंडर मिनिमम कहते हैं। When the period of minimum solar stigma is active for a long time, it is called Maund minimum। 1645 और 1715 के बीच की अवधि में सौर कलंक परिघटना में विराम देखा गया, जिसे माउंडर मिनिमम कहा जाता है। यह अवधि तीव्र शीतकाल से युक्त रही, अतः सौर कलंक अवधारणा को जलवायु परिवर्तन के साथ जोड़ा जाता है। माउंडर मिनिमम के अंतिम समय के दौरान सौर विकिरण में 0.22% की कमी अवलोकित की गई थी। सोलर कलंक क्या होता है? व्हाट इज ए सोलर स्टिग्मा?
तो सोलर कलंक सूर्य की सतह का ऐसा अक्षेत्र होता है जिसकी सतह आसपास के हिस्सों की तुलना अपेक्षाकृत काली होती है तथा तापमान कम होता है। इनका व्यास लगभग 50,000 किलोमीटर होता है। Solar stigma is the area of the surface of the sun whose surface is relatively dark compared to the surrounding areas and the temperature is low. Their diameter is about 50,000 किलोमीटर। ये सूर्य की बाहरी सतह अर्थात फोटोस्फीयर के ऐसे अक्षेत्र होते हैं जहां किसी तारे का चुंबकीय अक्षेत्र सबसे अधिक होता है। यहाँ का चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी की तुलना में लगभग 2500 गुना अधिक होता है। सामान्यतः चुंबकीय क्षेत्र तथा तापमान में व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है अर्थात तापमान बढ़ने पर चुंबकीय क्षेत्र घटता है। फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी एग्जाम के लिए अगर करंट अफेयर प्रिपेयर करनी है तो आप यहां से कर सकते हैं। सौर चक्र क्या होता है? What would be the solar cycle? तो अधिकांश सौर कलंक समूहों में दिखाई देते हैं तथा उनका अपना चुंबकीय क्षेत्र होता है जिसकी ध्रुवीयता लगभग 11 वर्ष में बदलती है, जिसे एक सौर चक्कर कहा जाता है। Most solar stigmas appear in the clusters and have their own magnetic field whose polarity changes at around 11 years, which is called a solar cycle. सौर कलंकों की संख्या में लगभग 11 वर्षों के चक्कर के दौरान वृद्धि तथा कमी होती है, जिन्हें सौर कलंक के विकास तथा ह्रास का कारण कहा जाता है। वर्तमान में इस चक्कर की न्यूनतम संख्या या ह्रास का चरण चल रहा है। वर्तमान सौर चक्र की शुरुआत 2008 से मानी जाती है, जो अपने सौर न्यूनतम चरण में है। सौर न्यूनतम के दौरान सौर कलंकों और सौर फ्लेयर्स की संख्या में कमी देखी जाती है। फ्राइडेज फॉर फ्यूचर क्या है? व्हाट इज फ्राइडे फॉर फ्यूचर? तो फ्राइडेज फॉर फ्यूचर एक वैश्विक जलवायु हड़ताल आंदोलन है जो अगस्त 2018 में 15 वर्षीय ग्रेटा थनबर्ग द्वारा स्वीडन में हड़ताल प्रारंभ करने के साथ ही शुरू हुआ था। फ्राइडे फॉर द फ्यूचर इज ए ग्लोबल क्लाइमेट स्ट्राइक मूवमेंट दैट बिगिन इन अगस्त 2018 with 15 years old Greta Thunberg launching a strike in Sweden. ग्रेटा थनबर्ग ने स्वीडिश चुनाव से 3 सप्ताह पहले स्वीडिश संसद के बाहर हड़ताल करना प्रारंभ किया था। ग्रेटा थनबर्ग की प्रमुख मांग जलवायु संकट पर तत्काल कार्रवाई करने को लेकर थी। यह आंदोलन आगे चलकर एक वैश्विक आंदोलन में परिवर्तित हो गया। इस वैश्विक आंदोलन का मुख्य उद्देश्य नीति निर्माताओं पर नैतिक दबाव डालना है, जिससे वे पर्यावरण वैज्ञानिकों द्वारा दी जा रही चेतावनियों पर ध्यान दें और ग्लोबल वार्मिंग को सीमित करने के लिए कार्रवाई करें। पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन क्या होता है? व्हाट इज एन एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट? तो EIA प्रक्रिया किसी प्रस्तावित परियोजना के संभावित पर्यावरणीय प्रभाव के मूल्यांकन की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यह एक परियोजना जैसे कि खान, सिंचाई, बांध, औद्योगिक इकाई या अपशिष्ट उपचार संयंत्र आदि के संभावित प्रभावों का वैज्ञानिक अनुमान लगाती है। The EIA process is an important process to evaluate the potential environmental impact of a proposed project. It makes a scientific estimate of the potential impacts of a project, such as a mine, irrigation dam, industrial unit और waste treatment plants. EIA की प्रक्रिया में किसी भी विकास परियोजना या गतिविधि को अंतिम स्वीकृति देते समय सार्वजनिक परामर्श को ध्यान में रखा जाता है। मूल रूप से यह एक निर्णय लेने वाला उपकरण है जो यह तय करता है कि परियोजना को मंजूरी दी जानी चाहिए या नहीं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार द्वारा मसौदा अधिसूचना जारी की जाती है। सरकार के अनुसार ऑनलाइन प्रणाली के क्रियान्वयन, तार्किकीकरण और मानकीकरण द्वारा प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी
और समीचीन बनाने के लिए नई अधिसूचना लाई जा रही है। ग्लोबल जनरेशन अनलिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? व्हेन वाज ग्लोबल जनरेशन अनलिमिटेड एस्टैब्लिश्ड? तो ग्लोबल जनरेशन अनलिमिटेड की शुरुआत 2018 में यूनिसेफ द्वारा की गई थी। यह सभी देशों को युवाओं की शिक्षा, कौशल और सशक्तिकरण हेतु समर्थन करने तथा विस्तार करने के लिए एक एजेंडा प्रदान करता है। जिंदगी में किसी से अपनी तुलना मत करो। जैसे चांद और सूरज की तुलना किसी से नहीं की जा सकती, क्योंकि यह अपने समय पर ही चमकते हैं। किसी के साथ तुलना करना अच्छी बात भी है, लेकिन बहुत ज़्यादा खतरनाक भी हो जाती है। अगर आप हर टाइम खुद की तुलना या किसी भी अपने ऐसे व्यक्ति की जिसके अंदर आप इम्प्रूवमेंट देखना चाहते हैं, लेकिन हर बार आप उसकी तुलना किसी से करते रहते हैं, तो यह गलत है। क्योंकि हर किसी का अपना एक टाइम है। अगर आप सूरज की चांद से तुलना करने लग जाओगे तो आप देख पाओगे कि रात को चांद बेटर है और दिन में सूरज, यानी कि उनकी तुलना नहीं की जा सकती है कि कौन ज़्यादा अच्छा है और कौन ज़्यादा बढ़िया है। अपने समय पर अपने टाइम के अकॉर्डिंग दोनों ही अच्छे हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।